हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल सदकप ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबको पता है कि 20 फेब को 20 फरवरी को आपका एग्जाम है साइंस का। ठीक है, साइंस में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। मैं फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। फिजिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये सब मिला के लगभग लगभग 15 से 18 मार्क्स का तो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, उसी में से मैंने एक चैप्टर को ऑप्ट किया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो रिफ्लेक्शन में आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर आता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आता है। इसका इमेज फॉर्मेशन आता है, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन में आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेंसेस क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करना। उसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन, इसका न्यूमेरिकल, इन सब चीजें को आप पढ़ चुके होंगे। मैं आज आपके सामने टॉप 30 क्वेश्चन या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs लेके आया हूं, जिनके आने के लगभग लगभग 95% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो 20 फरवरी को होने वाला है। इसलिए ध्यान से समझें, कंसेप्ट को बिल्ड करें और चीजों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में चीजों को समझा सकूं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए एमसीक्यू लिया हमने क्या लिया है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तरह की इनमें से कौन सा जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना देगा। क्या बना देगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना देगा। मतलब लाइट को, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। ये क्या, कैसी लाइट है, पैरेलल लाइट्स हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना देगा, कब, व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। किसी पॉइंट सोर्स से अगर लाइट इस पे इंसिडेंट किया जाएगा, पैरेलल बना देगा। तो ध्यान से सुनो, पैरेलल बनाने की कंडीशन देखो। अगर हम मिरर की बात करें, देखो कॉनकेव मिरर में केस देखते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर में केस देखते हैं कि जब हम लोग फोकस से लाइट को जब पास करवाते हैं, फोकस जब लाइट पास करवाते हैं, तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। याद है आपको, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। और कहाँ पे पैरेलल हो पाता है, और एक कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस में जब फोकस लाइट इंसिडेंट होती है लेंसेस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पैरेलल होता है। तो मतलब ये कंडीशन कहाँ पे हो पाती है, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में। सही है, ऑप्शन देखते हैं, कॉनकेव मिरर एज विल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। जब किसी पॉइंट सोर्स लाइट इंसिडेंट होती है, किसी पॉइंट सोर्स लाइट इंसिडेंट, ये पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए यहां से लाइट सोर्स आ रही है किसी पॉइंट से। ठीक है, तो जब मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगा तब पैरेलल हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होगा तब पैरेलल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप और सेकंड क्वेश्चन करने का ट्राई करें। लिखा है कि 10 मिलीमीटर लॉन्ग AWL पिन। देखो AWL पिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नॉर्मल पिन समझ सकते हैं। कोई पिन है जिसका लेंथ कितना है, कोई पिन है जिसका लेंथ कितना है, 10 मिलीमीटर। हेलो, कितना दिया है, 10 मिलीमीटर। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इस बात को ध्यान दो, जब कभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, चाहे कॉनकेव का हो, कॉन्वेक्स का हो, लेंस का हो, किसी का हो, आपको पहले एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमेशा डायग्राम बना के ही सॉल्व किया करिए। देखिए इसमें क्या बोला है कि कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। आप लोग जानते हो कि कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है, यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अच्छा, यानी क्या बोल रहा है, 10 मिलीमीटर लॉन्ग क्या है, पिन है, इसे प्लेस किया गया वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, रख दिया गया, कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया गया। अब कहाँ रखा जा रहा है ये बात हमें भी समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ रख दिया, मान लेते हैं ये अभी रख दिया फिलहाल में, अभी मैं इस पे नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, a 5 millimeter long image of the AWL pin is formed at 30 centimeter front of the mirror। अब ये क्या बोल रहा है, पिन है,
जो एक पिन है, हमने मान लिया पिन रखा गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अगर इसी पे दिखाना चाहूँ, तो मैं अभी फिलहाल के लिए फोकस और कर्वेचर नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा मान लिया, ये 10 मिलीमीटर का पिन है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रख दिया। कि इसका जो इमेज बन रहा है, वो 5 मिलीमीटर लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने 30 30 सेंटीमीटर बन रहा है। तो एक बात समझो, एक बात समझो, अगर मैं पिन को ऐसा रखा हूं, वर्टिकली अपवर्ड रख रहा हूं, तो इस जो इमेज बनता है, इमेज जो बनता है, वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। बात समझ रहे हो? अगर कॉनकेव मिरर है, स्पेशल केस को छोड़ दिया जाए, स्पेशल केस को छोड़ दिया जाए, स्पेशल केस कौन सा होता है? तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। ये कंडीशन हमसे नहीं बोला है, क्योंकि बोला है ना कि कॉनकेव मिरर है और 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट की बात किया है, मिरर के फ्रंट में, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में जितने भी इमेज बनते हैं, सब रियल और इन्वर्टेड बनता है, स्पेशल केस को छोड़ करके। फ्रंट की बात किया तो इस केस को लिया नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मतलब कि अगर 10 मिलीमीटर का पिन है और 5 मिलीमीटर का इमेज बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये बात समझ में आता है क्या? ये बात समझ में आता है क्या? अच्छा, अच्छा। लिखा कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ, मतलब एफ निकालने की बात चल रही है। ये क्वेश्चन समझ पा रहा हो? ये क्वेश्चन समझ पा रहा हो? कैसे किया जाए? एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, किस कंडीशन में होता है? किस कंडीशन में होता है? अगर आप डायग्राम को याद करें अपने दिमाग में, अगर आप अपने दिमाग में डायग्राम को याद रखें, तो देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अगर आपको याद होगा, हम जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इनके बीच में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। बात समझ में आया? इन्फिनिटी तो हमें दिखता ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को तो यहाँ बनता है। ये पहला केस है, ये पहले केस का इमेज है, डैश से दिखा दिया, तो ये केस तो है नहीं। जब दूसरा रखता हूं मैं फोकस पे, तो बनता है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट बहुत बड़ा बन जाता है। ये तो छोटा इमेज बन रहा है, मतलब ये केस भी नहीं है, पहला केस भी नहीं, दूसरा केस भी नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, जब मैं फोकस और कर्वेचर के बीच में रखता हूँ, जो फोकस और कर्वेचर के बीच में रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनता है कर्वेचर के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। ये तीसरा केस है, ये बड़ा बनता है, बड़ा तो बन नहीं रहा है, छोटा बन रहा है ना। देखो, ऑब्जेक्ट है 10 मिलीमीटर का, इमेज बन रहा है 5 मिलीमीटर। बात समझ रहा है? मतलब कि तीसरा केस भी नहीं, कि तीसरा केस में जब हम फोकस और कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसा बनता है? सी के पीछे इन्वर्टेड बड़ा बनता है। अच्छा, सी पर रखते हैं तो सी पे ही बनता है सेम साइज का, मतलब ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। तो लास्ट में बचा कंडीशन कौन? कंडीशन बचा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सी के पीछे। जब सी के पीछे रखते हैं तो सीएफ के बीच बनता है, छोटा बनता है। मतलब ये कौन सा कंडीशन है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा मैं इसको इरेज अगर करूं, ये कौन सा कंडीशन है? आप देख पा रहे होंगे, ये कंडीशन नंबर 5 है। जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हूं, मैं जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखता हूं, जब मैं ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखता हूं, तो इस केस में जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है। क्या बनता है? इस केस में इमेज क्या बनता है? छोटा बनता है। ये इमेज छोटा बना है, ये 5 मिलीमीटर का इमेज बना है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ पा रहा हो? ठीक है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा है 10 मिलीमीटर पे, वैसे हम इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? पहले अच्छा इतना जान लिए तो जान लिए, एक तरीका मैं और बताऊंगा, पहले समझ लो। 10 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज कितना बना? 5 मिलीमीटर। मतलब कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? सी के पीछे रखा गया होगा, ठीक है। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू, इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? वी। ये सब बातें आपको पता है, बात समझ में आ रहा है? और ऑब्जेक्ट के हाइट को बोलते हैं h1, इमेज को हाइट बोलते हैं h2। ये भी बात पता है। तो हमें h1 दिया है, हमें h1 दिया है, कितना दिया h1? h1 दिया है 10 मिलीमीटर, और h2 कितना हमारा है? h2 देखो कितना है? 5 मिलीमीटर। ये बात समझ पा रहे हो? 5 मिलीमीटर। क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो माइनस लगा देंगे साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। और देखो, हमने हमसे बोला था कि जो इमेज बन रहा है, देखो लिखा है ना, तो 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द AWL पिन फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज का जो है डिस्टेंस दे दिया है 30, मतलब वी दे दिया है। वी कितना दे दिया? 30। एक्चुअल में मुझे ये सब तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से लगा सकता था। बात समझा? लेकिन बस बताने का बस इतना सा उद्देश्य है कि ये पूरा निचोड़ तुमने जान लिया कि
इमेज फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ होता है, कैसा होता है। अगर पोजीशन वगैरह पूछा होता, इमेज फॉर्मेशन पूछता, तो हम एक्चुअल में ऐसे ही पता करते। इसलिए हम क्वेश्चन लगाना चाहते, बस इतना हम क्वेश्चन लगा सकते थे। लेकिन तुम्हें ये बताना चाह रहे थे एक्चुअल में कहानी हो क्या रहा है। ठीक है? तो देखो, हमारे पास H1 है, H2 है, V है। अच्छा, इधर ही इमेज बनता है तो V भी नेगेटिव लेते हैं। V भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन M बराबर होता है, ठीक है, H2 बाई H1 आल्सो, जो M होता है वो होता है माइनस V बाई U। इस बात को अगर रखें हम तो देयरफॉर हमेशा बोल सकते हैं क्या? माइनस V बाई U इक्वल टू H2 बाई H1। माइनस V कितना है बबुआ? V कितना है? माइनस का 30 है। अपॉन U कितना है? U मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। H2 कितना है? H2 कितना है? H2 मतलब साइज ऑफ इमेज 5 मिलीमीटर है। तो माइनस का है क्योंकि नीचे बन रहा है, देखो H2। H1 कितना है? 10 है। बात समझ पा रहे हो? ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसका मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 5U हो जाएगा इक्वल टू 5U इक्वल टू कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 300, माइनस का 300, ठीक है। तो U कितना हो जाएगा? U कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 300 अपॉन 5। 5 से 5 5 6 जा, तो यू कितना आ जाएगा? यू कितना आ जाएगा? यू हमारा आ जाएगा माइनस का 60। यू कितना आ जाएगा? माइनस का 60। समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा यू माइनस का 60। हमारा यू निकल गया। क्लियर बात? हमारा ये यू निकल गया, सॉल्व हो गया। अब सुनो, अच्छा एक चीज और है। चलो यू तो निकल गया हमारा, देखते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो हमें एफ निकालना था ना, हमें एफ निकालना था, हमें एफ निकालना था। हमारा मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। चलेगा? 1/f इक्वल टू 1/u कितना है? u है -60 प्लस v कितना है? 1/v कितना है? -30। 1/f इक्वल टू एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। डिवाइड करो तो हो जाएगा माइनस का 1, तो ये जगह माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 3/60। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 1/f कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का 1 बाई, देखो 3 बन जाए 3 2 जा, -1/20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो f कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबको क्लियर दिख रहा है? बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई करना चाहे तो खुद से। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहानी क्या बोला है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन में कॉन्केव मिरर फॉर्म्ड इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में कॉन्केव मिरर है, वो लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज फॉर्म करता है। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखता हूं तो वर्चुअल इमेज यहाँ फॉर्म होता है, बड़ा फॉर्म होता है। ये पहला केस हो गया, समझ रहे हो क्या? ये पहला केस हो गया, इसको 1 डैश दिखा देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर रखता हूं तो इन्फिनिटिव बन जाता है, यहाँ का इन्फिनिटिव पे बनता है, इसका बात चलेगा नहीं। यहाँ रखता हूं जब सी एफ के बीच में, तो सी एफ सी के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। जब यहाँ थर्ड केस पे रखता हूँ सी एफ के बीच में, तो सी के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। मतलब ये वाला केस आ गया। सी पे रखूंगा बराबर बनेगा, सी के पीछे रखूंगा छोटा बनता है। जैसे जैसे मिरर से दूर दूर जाएंगे, इमेज की साइज छोटी होती चली जाती है। बात समझ में आ रहा है? क्या है कि यहाँ पर बड़ा बनेगा, तो दो केस हमारे पास है। हमारे पास दो केस है जहां पे इमेज बड़ा बन रहा है। एक तो जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो बड़ा बनेगा। देखो पोल और फोकस के बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज यहाँ पहला वाला बड़ा बना। दूसरा क्या है? जब फोकस और कर्वेचर के जब बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब इमेज बड़ा बनता है। दो केस है, पोल एंड फोकस के बीच वाला। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है सी के पीछे, बियॉन्ड सी। दो जगह पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। देख लेते हैं। वेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस, नहीं,
व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। हाँ ये सही है, फोकल लेंथ से कम। देखो ये फोकल लेंथ का लेंथ होता है, लेंथ होता है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का ये लेंथ है, ठीक है। जब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, पहला पोजीशन है, तो उस पे इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है, मतलब ये सही है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर के बीच में रखे हैं, तब भी क्या बना, बड़ा बना, मतलब ये भी केस है। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। वैसे एमसीक्यू में दो आंसर होने नहीं चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में दोनों आंसर हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जिसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो, इसमें से कोई ना कोई एक गायब कर देगा। बट ये जानते हो ये अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 10.1, किस फिगर की बात हो रही है, ठीक है। क्या लिखा है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि a ray of light as it travel from medium A to medium B, कहाँ पे जा रहा है, देखो मीडियम ए यहाँ पे नीचे है, मीडियम बी ऊपर है ना, ये मीडियम बी है, ये मीडियम ए है। मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है, ऐसा बोला है किसने, क्वेश्चन वाले ने। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए। पहले एक बात समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझ लो थोड़ा से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या बेसिकली, देखो जब लाइट रेज, ध्यान देना ध्यान देना, जब लाइट रेज हमारा, ये मान लो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये मान लो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, सही है। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है। ध्यान देना बात को, एकदम सिंपल है कहानी, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। देखो जब लाइट रेज रेयरर से जाती है, ठीक है, डेंसर में, तो ये नॉर्मल तरफ बेंड हो जाती है, ये लॉज है, रे के लॉ है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉ है कि जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब यहाँ पे इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ आई बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है। मतलब एंगल जो आई है ये बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये बात समझ रहे हो क्या, ऐसे केस में, ठीक है, ये बड़ा होता है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो आई बड़ा होगा आर से। ये बात तो समझ में आता है, पहली बात ये जान लिया तुमने। दूसरी बात हमने ये पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, स्नेल्स ने दो लॉ दिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। पढ़ा दिया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लॉ पढ़ा है ना, यही लॉ पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, कि लाइट आई ऐसे बेंड होकर चली गई तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला रूल ये था। सेकेंड रूल स्नेल्स लॉ का बोलता है, सेकेंड रूल जो बोलता है स्नेल्स लॉ का, अगर आपको पता होगा तो देखिए, सेकेंड सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, सेकेंड लॉ बोलता है इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ये सेकेंड लॉ बोलता है। स्नेल का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसी का नाम दे दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे बोलते हैं एन से दिखाते हैं, या बहुत लोग इसको म्यू से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है। तो एक बात और समझो, एक बात और समझो, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दिखा दिया, एन इजकल टू साइन आई बाई साइन आर। हमने ये लिख तो दिया, ये हमने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस मीडियम का निकलता है ये भी समझना पड़ेगा। जिस मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में एंट्री करती है, देखो पहले मीडियम फर्स्ट थी, अब मीडियम सेकेंड में आई है, मीडियम सेकेंड में आई है ना, तो जिस भी मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में एंट्री करती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका है, मीडियम टू का है। तो लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे लिखा जाता है। समझा, इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ऐसे पढ़ा जाता है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। मतलब जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है, ठीक है, तो
क्या होता है, साइन का एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स लॉ है। ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है, जिस मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम एंट्री की होती है। तो किसमें गई है, सेकेंड मीडियम में गई है, देखो सेकेंड मीडियम गई है, बोलेंगे इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसे पढ़ा जाता है साइन एंगल, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल 4 से 5 फार्मूले हैं। जो पहला फार्मूला किसके बेस पे है, एंगल के बेस पे। किसके बेस पे है, एंगल के बेस पे। क्योंकि ये क्वेश्चन एंगल के बेस पे दिया था, इसलिए आपको ये बात जानना जरूरी था। समझा, हमने ये बेसिक बातें तुमको बता दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, सब लोग ध्यान समझना, यहाँ मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन का। ये तो कंसेप्ट था, ये तो कंसेप्ट था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह कि लाइट जो है मीडियम ए से बी में जा रही है। कहाँ जा रही है, ए से बी में जा रही है। तो ध्यान देना, अगर लाइट रेज हमारा ए से बी में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, बी का। मतलब निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझा, ये निकलने वाला है। क्या लिखूंगा, साइन आई बाई साइन आर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, इस कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से लिखूंगा ना। जिस मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में एंट्री कर रही है, सेकेंड टाइम में किस में जा रही है, मीडियम बी में जा रही है। किस में जा रही है, मीडियम बी में। तो रिफ्लेक्टेड किसका निकलेगा, बी का। तो देखो यहाँ पे लाइट सेकंड टाइम में किस में जाती है, मीडियम टू में जा रही थी, मीडियम टू का निकला हुआ है। वैसे इसमें सेकंड टाइम में किस में जा रही है, मीडियम बी में। तो रिफ्लेक्टेड किसका निकला, बी का, विद रिस्पेक्ट टू ए। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा ना कि शो दैट, कहाँ गया, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। सही है। और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मीडियम बी का निकाल रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो एन बी ये हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना। साइन तो रहेगा ही रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट जहां जाती है वो एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, नॉर्मल वाला एंगल मेजर करते हैं, ये वाला नहीं। ये जो नॉर्मल है ना, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन 60 हो जाएगा अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। ये देखो लाइट इधर गया तो रिफ्लेक्शन एंगल ये है नॉर्मल से, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ 45 रख देंगे। बस आप ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू जानते हैं, पढ़े हैं, रख देते हैं। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 अपॉन साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा √3/2 इंटू ये √2/1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। इसको √2 से ये कटेगा तो यहाँ √2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 में 2 √2 छुपा होता है। एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो एक √2 बचेगा ना। फाइनली कितना बन जाएगा, √3/√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, √3/√2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सही है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को खुद से करने ट्राई करें। क्वेश्चन पढ़े खुद से और करने ट्राई करें। देखो लिखा क्या है, लिखा क्या है, और पेंसिल ले लिया जाए, पेंसिल लिया है, ठीक है। लिखा कि लाइट रेज इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज सोन इन फिगर। मीडियम ए कहाँ पे, देखो मीडियम ए यहाँ है और मीडियम बी यहाँ पे। देखो ये भी उल्टा ही दिया है, ये भी उल्टा दिया है। समझा, लाइट रेज मीडियम ए से जा रही है मीडियम बी में। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। आगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू ए विल बी। तरह की बी का क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू ए, ये हमसे पूछ रहा है, ये क्या होगा। लाइट जिस भी मीडियम में सेकेंड टाइम एंट्री करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है। ये बात बताया गया था। हाँ, ये सुनो, बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी या 0 होगी। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है। यूनिटी मतलब होता है 1, यूनिटी मतलब क्या होता है 1। बात समझ में आ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन जानने के लिए एक बात तुम्हें और जानना पड़ेगा, ये एक बात और जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये जानना पड़ेगा कि जब लाइट रेज कभी रेयरर से डेंसर में आती है, देखो ये लाइट रेज से आई एंट्री की और डेंसर में आ गई तो बेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। ये बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है, अगर कभी भी नीचे वाले देखो संख्या छोटी रही, पहले देखो
साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 मतलब 0.5, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 मतलब 0.7 समथिंग, साइन 60 की वैल्यू होते हैं √3/2 मतलब 0.86 समथिंग या 7 समथिंग, और साइन 90 होती है 1। मतलब साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है, एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रहा है? सुनो, तो एंगल छोटा बना, अगर नीचे वाला एंगल छोटा है ऊपर वाले एंगल से, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी नहीं आएगी? वैल्यू बड़ी आएगी नहीं आएगी? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देखो लिखा क्या है, एन इज टू हमने लिखा है साइन आई बाई साइन आर, साइन आर लिखा है ना। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है छोटा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। अगर हम इसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ऐसे याद रखो, ये बात याद रखो। बात समझे? अच्छा, जब नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये बड़ा होगा, तो ये कितना बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। कैसे 1 से बड़ा हो जाएगा? तुम सोचो, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला नंबर छोटा है, तो एक बार तो कम से कम जाएगा ही नहीं जाएगा डिवाइड, बाकी आगे कुछ भी आएगा। ये 1.5 आएगा अलग बात है, लेकिन 1 से तो बड़ा आएगा ना। अगर नीचे वाला नंबर छोटा है ऊपर वाले से कम जो वैल्यू आगे एक से बड़ी तो आएगी ही आएगी। ये बात समझ पा रहा हो? इस केस में देखो ध्यान से, इस केस में ध्यान से देखो, ये जो मीडियम ए से एंगल जा रहा है, मतलब ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, मीडियम ए से जो रेज जा रही है वो कुछ एंगल बना रही है, एंगल को मत देखना, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है। कहाँ बेंट हो रही है? नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है। अगर नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है मतलब डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। हेलो, नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर। अगर नॉर्मल तरफ बेंड ना होती तो देखो लाइट फ्रैक्चर, अगर बेंड नहीं होती तो ऐसे निकल जाती, अगर नॉर्मल से दूर हटती तो कुछ ऐसा जाती लाइट, लेकिन नॉर्मल से दूर तो हट नहीं रही है, ये नॉर्मल की तरफ जा रही है, मतलब ये डेंसर मीडियम है। ये बात समझ में आ रहा है? कभी भी लाइट रेज, कभी भी लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंट होती है तो वो डेंसर मीडियम होता है। क्या होता है? डेंसर। तो डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से कम होता है। वो समझ रहे हो? डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसके कम होता है 1 से। ठीक है, ठीक है। तो हम ये बात लिखते हुए लिखने वाला है ग्रेटर देन यूनिटी। क्या लिखने वाले हैं? लाइट यहां से गया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने यहाँ 1 से कम बोल दिया, ग्रेटर देन 1 बोलना चाहिए था, 1 से ज्यादा होती है। जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। 1 से हम लिखा था, हमने 1 से ज्यादा निकाला यहाँ पे। तो इस कहानी में क्या हो जाएगा, इस कहानी में क्या हो जाएगा, इस कहानी में देख रहे हैं कि लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जो हमने तुमको समझाया है वीडियो में, देखो हमने क्या समझाया है कि ये छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और कितना बड़ा होगा, ये वैल्यू एक से बड़ी होगी, मतलब जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा आएगा। तो वही देखो यहाँ पे रेयर से डेंसर में जा रही थी, कैसे पता डेंसर है वो मीडियम, क्योंकि देखो नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है, लाइट बेंड होती तो ऐसे निकल जाती। अब फॉर्म नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल की तरफ जा रही है मतलब डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा बना होगा। ठीक है, छोटा बना होगा मतलब एंगल और नीचे वाला छोटा होगा, नीचे वाला छोटा मतलब ये नंबर बड़ा, ये नंबर कितना बड़ा, एक से बड़ा होगा। हमने एग्जाम्पल को तुम्हें बता भी दिया। ठीक है, तुम्हें लग जरूर रहा है कि सर ये एंगल तो छोटा है, ये एंगल तो बड़ा दिख रहा है, दिखनेस नहीं है, रूल पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब प्रॉपर नोट बनाते जाइए। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट टू द होल ए एंड बी। देखो ए और बी से बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब आने वाले रेज, देखो इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है। आगे, इमर्ज आउट बॉक्स फ्रॉम बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी। ये कोई बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स, बॉक्स से निकल रही है, सी से निकल रही है और डी से निकल रही है। पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल इमर्ज हो रही है, पैरेलल निकल रही है, निकल रही है उसको इमर्ज बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? एक बात समझो, अगर बॉक्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा तो पैरेलल लाइट अगर जाएगी कॉन्वेक्स से तो ये तो कन्वर्ज हो जाएगी ना, ये पैरेलल थोड़ी निकलेगी, ये तो कन्वर्ज हो नहीं रही तो पैरेलल निकल रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता। कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस अगर इसके अंदर रहा होगा तो जब पैरेलल लाइट जाएगी तो ये तो डाइवर्ज हो जाती है ना, पैरेलल क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है।
क्या ये डाइवर्ज हो रहा है? नहीं, ये तो पैरेलल निकल रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। प्रिज्म में जब लाइट जाएगी पैरेलल, तो प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 कलर में तोड़ देता है या उसको बेंड कर देता है, ऐसा भी समझ सकते हो। बेंड तो कर नहीं रही है, तो पैरेलल निकल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बचा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ए ऑप्शन है इसका आंसर ए ऑप्शन है। एक समझ भी लो, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखो ऐसा बनता है, आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ाया गया होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद यही टॉपिक है। जब लाइट रेज आती है, देखो बाहर एयर है, ये ग्लास है, और ये एयर है। जब लाइट रेज एयर रेयरर होता है, रेयरर डेंसर आते तो नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी। और जब रेयरर से ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे निकल जाती है। याद है कुछ? कुछ याद आ रहा है? आपके स्कूल में पढ़ाया गया था ऐसा बात? तो देखो, जैसे आई पैरेलल, अगर इसको देखे ध्यान से, अगर इसको हम बेंड ना करते, ऐसे निकल जाती कि नहीं निकल जाती? तो पैरेलल है कि नहीं है? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रहा होगा, यहाँ बेंड हुआ होगा, फिर ये निकल गया, यहाँ बेंड हुआ होगा, निकल गया होगा, यहाँ से बेंड हुआ होगा, निकल गया होगा, यहाँ से बेंड हुआ होगा, फिर पैरेलल निकल गया होगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अंदर, क्योंकि मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो नॉर्मल तरफ बेंड कर देते, फिर बाहर निकालते तो पैरेलल ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो हमने बनाया है कि अगर लाइट बेंड होती है ऐसे चली जाती, तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है, जो लाइट यहाँ न जाके यहाँ आ गई है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। ये आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये तुम्हें देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तेरा बॉक्स के अंदर क्या रहा होगा, सेम कहानी लिखा लिखा कुड बी द इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या रहा होगा। तो देखो पैरेलल लाइट जा रही है, अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, तो पैरेलल लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे ये कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज होकर बाहर निकल रही है ना, तो अंदर क्या रहा होगा? कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा। इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे ध्यान से समझो, इसे ध्यान से समझो। लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर एंड हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। एक बात समझ लो, यहाँ पावर की बात की जा रही है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो पावर का। कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। देखो, अगर लेंस की पावर की बात करें, तो जो लेंस का पावर होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। लिखोगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, एक मैं चार्जर लगा लेता हूँ एक बार, फिर बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, लगा है चार्ज, स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं मैं कहाँ बात कर रहा था। हाँ, किसकी बात कर रहा था? कंसेप्ट ऑफ पावर की, पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस डिफाइन किया जाता है, बोला जाता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है पावर, ठीक है। और ये फोकल लेंथ जो होता है ना, हमेशा मीटर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मीटर में। बात समझ में आ रहा है? पावर का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसे डी से दिखाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? ये पावर, एक बात और समझ लो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है और पावर भी पॉजिटिव लिया जाता है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव लिया जाता है, पावर भी पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है पॉजिटिव? क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर है, ठीक है। ये क्या है? कन्वर्जिंग नेचर है, क्योंकि इसका फोकस भी पॉजिटिव लिया जाता है और पावर भी पॉजिटिव लिया जाता है। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है, जो कॉन्केव लेंस होता है, देखो ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव लिया जाता है, पावर भी क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आओ, करा कि कॉन्वेक्स लेंस पावर 4 डायोप्टर होगा, जब उसका फोकल लेंथ क्या होगा? 25 0.25 मीटर। फोकल लेंथ दे दिया है कितना? 0.25 मीटर। पावर कितना दिया है? 4 अडाप्टर। पहली बात तो देख लो, पावर भी पॉजिटिव है, फोकल भी पॉजिटिव है, और लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। आगे देखो, कॉन्वेक्स लेंस है, पावर नेगेटिव है, ये कभी हो नहीं सकता। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस है और पावर देखो पॉजिटिव है, कॉनकेव का पावर पॉजिटिव हो नहीं सकता, पावर भी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव, तो ये भी तो हो नहीं सकता। तीसरा, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, पावर नेगेटिव है, चलो ठीक है, कॉनकेव का पावर नेगेटिव होता है।
पावर ऑफ जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव दिया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं होता, कॉनकेव का फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, पावर भी नेगेटिव, तो ये भी नहीं होगा, तो लेते कौन बचा, यही बचा। हम डायरेक्ट कर लिए इसको, डायरेक्ट हम बता दिए कि ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। फिर भी अगर तुम एक बार चेक करना चाहते हो कि सर अगर फोकल लेंथ 0.25 मीटर होगा तो क्या पावर 4 डायोप्टर आएगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हम जानते हैं सिंस पावर क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ होता है, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई फोकल लेंथ कितना है 0.25। देखो मीटर में रखना चाहिए, मीटर में रखना चाहिए, ऑलरेडी ये मीटर में है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25/100 होगा, 100 जाएगा ऊपर ऐसा हो जाएगा, ये कटेगा 25 बन जाए, 25 4 जा, पावर कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर ही तो आएगा, मतलब ये सही है, ये सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। तो तुम ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, इसे कंफर्म भी कर सकते हो। आशा करता हूं तुम्हें पावर ऑफ लेंस समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके कुछ से लिख लीजिए, नोट्स पे बना लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज है, अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या लिखा है, लिखा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई रियर व्यू मिरर, ठीक है, फिटेड इन व्हीकल, करा है कि जो रियर व्यू मिरर होता है वो व्हीकल में लगाया जाता है, मतलब गाड़ी मोटर्स में जो लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो रियर व्यू मिरर जब मतलब जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक के जो बाजू में मिरर लगा होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर होता है वो गाड़ियों के साइड में, जैसे कार चलाता है तो कार के देखिए साइड में इधर भी लगा था, इधर भी लगा था, ड्राइवर उसे देख के देखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। उसकी खासियत क्या होती है, वो मिरर तो छोटा होता है लेकिन रियर व्यू ब्रॉड व्यू देता है, पूरा पीछे कितनी गाड़ी आ रही है सबको दिखा देता है, सबका डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, समझा। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है। बात समझ में आया, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। क्लियर है बात, मतलब मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, 1 से छोटा होता है, क्या होगा 1 से छोटा। आगे देखते हैं यहाँ पे, कहा कि मैग्निफिकेशन तो वही रियर व्यू मिरर है, इसका देखो जो मैग्नी, देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जब हम इसे रखते हैं इसके सामने, कहीं ऑब्जेक्ट रखें तो इसका इमेज जो होता है ना हमेशा यहाँ पे देखो, जो पैरेलल जाती है डाइवर्ट हो जाएगा, जो पोल से जाती है वो ऐसे निकल जाएगा, ये बात आप जानते होंगे, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ये पोल होता है, ठीक है, इसका फोकस देखो यहाँ होता है, इसका कर्वेचर यहाँ होता है ना। लाइट रेस तो मिला नहीं, जब इसको ऐसे मिलाते हैं पीछे करके तो देखो इमेज यहाँ बन गया, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बन गया। देखो हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, ये खासियत होती है किसकी, कॉन्वेक्स की, रेयर व्यू मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर बोलो या फिर रेयर व्यू मिरर बोलो, कॉन्वेक्स मिरर बोलो या रेयर व्यू मिरर बोलो, ठीक है। तो देखो हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है H2/H1, हाइट ऑफ इमेज, इमेज देखो छोटा है, ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा, नहीं आएगा, वहां से छोटा आएगा ना। अरे ऊपर देखो कोई बड़ा छोटा नंबर होगा, नीचे बड़ा नंबर होगा, तो वैल्यू कितना आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी ना, तो वही लिखा गया है। कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन मतलब एम जो होता है वो हमेशा हमेशा लेस देन 1 होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा, कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, कौन ऑप्शन हो जाएगा, लेस देन 1। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो समझो, लिखा कि द रेज ऑफ सन converge at a point 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, देखो कॉनकेव मिरर ये है, कॉनकेव मिरर ये है। हालांकि जो सन सीरीज आ रही है तो सन सीरीज कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, सन सीरीज कैसे आएंगे, पैरेलल। ये देखो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बात समझना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल कहानी है। हालांकि द रेज फ्रॉम सन कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 15 सेंटीमीटर पे सन की रेज कन्वर्ज हो रही है, तो सन से रेज, सन तो इन्फिनिटी पे है ना, तो इन्फिनिटी रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। अगर सन से रेज आने वाली कन्वर्ज हो रही किसी पॉइंट पे
उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। वो कितना डिस्टेंस पे है? 15 सेंटीमीटर। मतलब हमको हमको क्या दे दिया है? ये फोकल लेंथ दे दिया है। क्या दे दिया है? ये फोकल लेंथ दे दिया कितना? 15 सेंटीमीटर दे दिया है। ये बात समझ में आता है क्या? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट साइज इमेज के इक्वल होना है, या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल होना है। तो देखो ध्यान से देखो, कॉनकेव में ऐसा कौन सा केस आता है? कॉनकेव में ऐसा कौन सा केस आता है जहां पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है? तो ध्यान से देखोगे, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है तो सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड बनता है। बात समझ रहा हो? बात समझ रहा हो? तो हमसे यही पूछ रहा है कि सन से जो रेज आ रही है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। वो पॉइंट कितना दूरी पे है? मिरर के फ्रंट में 15 सेंटीमीटर पे है। तो इन डायरेक्ट वे में वो क्या दे दिया? फोकल लेंथ दे दिया है। क्योंकि ये कॉनकेव का है तो नेगेटिव लिया जाएगा। आपको साइन कन्वेंशन पता है कि जो लेफ्ट में होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है, राइट में पॉजिटिव लिया जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? करा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे किसका इमेज इक्वल साइज का बने, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि इमेज इक्वल साइज का बने? तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा ना। कहाँ रखा जाएगा? सी पे। अच्छा, फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ 15 है तो ये भी 15 होता है। ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। या यूं कहो कि जो रेडियस होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे मतलब कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा? आर डिस्टेंस पर रखा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। जो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। तो 2 इंटू 30, तो फाइनली कितना आ जाएगा? सॉरी, 2 इंटू 15, एफ तो 15 है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा किसको? ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आया? और कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इक्वल साइज का इमेज बने? तो इक्वल साइज का इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होता है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ था 15, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 30। अलग बात है कि अगर हम इसको माइनस से दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन की बात हम कर रहे हैं। हम लिखेंगे नहीं, बस माइनस ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है? फ्रंट मिरर के सामने ही रखा जा रहा है, जहां पे इमेज उसका क्या बनेगा? इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा। समझा? कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। कह रहा है कि इमेज जो है, लिखा ना, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा कि इमेज उसका साइज का बन जाए? तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? 30 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा, या यूं कहो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? बात क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन नंबर। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। A full length of image of distant tall building can definitely to be seen in using। कह रहा है कि डिस्टेंट एक बिल्डिंग है, बहुत दूर कोई बिल्डिंग रखा गया, कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मान लेते हैं बिल्डिंग है बहुत बड़ी। क्या है? बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी, कहीं किस कुछ दूरी पे बिल्डिंग रखा गया है, उसका फुल लेंथ इमेज हम पाना चाह रहे हैं। फुल लेंथ इमेज, ठीक है, ठीक है। किस पे मिलेगा? किस पे मिलेगा? एक बात समझ लो, एक बात समझ लो। जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ा बनता है। क्या बनता है? इमेज जो बनता है वो लार्जर बनता है, लार्जर। ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो प्लेन मिरर होता है इसमें इमेज कैसा बनता है? इक्वल टू साइज ऑफ, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीन बातें जानते रहो। कॉन्वेक्स में इमेज जो बनता है, सॉरी कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव, ये कॉनकेव है ना। कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ा बनता है, कॉन्वेक्स में इमेज छोटा बनता है, प्लेन मिरर में इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। जितना बड़ा साइज उतना बड़ा इमेज बनता है। किसमें? प्लेन मिरर में। प्लेन मतलब जो घर का मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो वो इमेज में हमारा जो इमेज का साइज होता है वो इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हमको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कुछ दूरी पे है, उसका इमेज देखना है, फुल इमेज देखना है। कौन सा मिरर यूज किया जाएगा? कॉनकेव मिरर यूज किया जाएगा, ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी यूज नहीं किया जाएगा, छोटा सा इमेज बना देगा। इसमें लिखा है ना कि फुल लेंथ इमेज, मतलब बड़ा इमेज चाहिए, बड़ा इमेज।
कॉन्केव तो हो नहीं सकता, कॉन्केव तो छोटा बनाता है ना, कॉन्केव तो छोटा बनाता है। प्लेन मिरर हो नहीं सकता। प्लेन मिरर कब होगा? जब उतना बड़ा, जितना बड़ा बिल्डिंग है उतना बड़ा हम प्लेन मिरर लाएंगे तो उसके बराबर बनेगा ना। वो समझ में आया? बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर। नहीं तो कॉन्केव प्लेन हो सकता जरूर है, लेकिन उतना बड़ा लाना पड़ेगा हमको। समझा बात को? कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर, देखो ये हो तो सकता है आंसर, ये हो तो आंसर सकता है, लेकिन हमें उसको देखने के लिए बहुत बड़ा प्लेन मिरर लाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो इन सब को अगर ध्यान से देखा जाए, कॉनकेव मिरर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जानते हो जितना बड़ा बिल्डिंग है उसके अगर हाफ साइज का, उसके अगर हाफ साइज का हो, हाफ साइज का कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, तब इसका फुल साइज इमेज उस कॉनकेव मिरर में आ जाएगा, बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसका काम है बड़ा दिखाना। बात समझा? तो अगर हमें किसी बिल्डिंग का फुल साइज इमेज चाहिए, लार्जर चाहिए, बड़ा दिखना है, तो हमें कॉनकेव मिरर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, बोथ कॉनकेव एज विजुअल प्लेन मिरर, लेकिन प्लेन मिरर देखने के लिए बहुत बड़ा प्लेन मिरर चाहिए, उसके बराबर का चाहिए, इतना बड़ा तुम खरीदोगे नहीं, लाओगे नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या लिखा हुआ है? इन सर्च लाइट। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। लिखा कि इन सर्च, इन टॉर्च एंड सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, द बल्ब प्लेस्ड। ताकि जो सर्च लाइट होता है, जो सर्च लाइट होता है ऐसा करके, ठीक है, यहाँ पे देखो बल्ब लगा होता है, ऐसे रोशनी निकलता है बल्ब से, तो ये सब पैरेलल होकर के जाती हैं आगे। तो यही सेम कहानी किसमें होता है? हेडलाइट में भी होता है, ठीक है, सर्च लाइट में भी होता है। मेरा बल्ब को कहाँ प्लेस किया जाता है? अब तुम खुद सोचो, अगर रेज किसी लाइट से निकल रही है, किसी पॉइंट से निकल के पैरेलल हो जा रही है, तो वो बल्ब कहाँ पे फिट किया होगा? फोकस पे रखा गया होगा, क्योंकि हमें जानते हैं, हम जानते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में जब फोकस से जब लाइट आती है वो पैरेलल हो जाती है। समझा? तो यही टॉर्च का केस है, यही टॉर्च का केस है, कि वो जो बल्ब लगा होगा कहाँ लगा होगा? फोकस पे लगा होगा। तो सेम कहानी है कि बल्ब को कहाँ प्लेस किया जाएगा? फोकस पे प्लेस किया जाएगा, या फोकस के बहुत पास में। ऑप्शन देखो, बिटवीन द पोल एंड फोकस नहीं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोकस बहुत नियर रहेगा। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर नहीं, ठीक है, एट द सेंटर का जो नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहां पे? वेरी क्लोज टू या नियर टू द फोकस, रिफ्लेक्टर के फोकस के बहुत नियर पे रखा जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखो। अरे यार, 13 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? कि जब लाइट रेज प्लेन सरफेस पे टकराती है, ठीक है, किसी सरफेस पे टकराती है, तो वो क्या होता है? बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में। इस रूल क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये मिरर भी हो सकता है, प्लेन सरफेस भी हो सकता है, रफ सरफेस, रफ सरफेस रहेगा, तो रिफ्लेक्शन का लॉ यहाँ भी फॉलो होता है। वो अलग बात है, कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए, कोई इधर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी होता है। मिरर पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। देखो, बेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब सरफेस कैसा भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस पे फॉलो होता है। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, यह हर ऑब्जेक्ट पे, हर मिरर पे फॉलो होता है। क्वेश्चन देखो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, किसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सही है? प्लेन मिरर के लिए नहीं, कॉनकेव मिरर के लिए नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं, ओनली लिखा है, ओनली इनके लिए थोड़ी ना होता है। ठीक है, ऑल मिरर्स रिस्पेक्ट टू देयर शेप, हर टाइप के शेप, हर टाइप के मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात को? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 ध्यान से देखो। देखो ये आ गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अभी बताया था हमने, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में बताया था अभी हमने। क्या बताया था? कि जब लाइट रेज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एंट्री करती है, तो बाहर है रेयर मीडियम, अंदर है डेंसर, फिर बाहर है रेयर। एयर है तो रेयर रहेगा। तो जब इंटर करती है डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, फिर जब निकलती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ये क्या होता है? कहानी होता है किसका? जब लाइट रेज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जाती है, अगर ना बेंड होती तो ये सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती। ठीक है, जो ये शिफ्टिंग है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग।
इनके बीच का जो डिस्टेंस जो पैरेलल निकल जाती है उसको लेफ्ट शिफ्टिंग, ये एंगल ई होता है, ये एंगल आई होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल आई जो होता है एंगल ई के इक्वल होता है, ये रिजल्ट निकलता है इसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि पाथ ऑफ द रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेस्ड बाय द फोर स्टूडेंट, चार स्टूडेंट ने बनाया है ये रूल, सोन इन ए बी सी डी डायग्राम में बताया गया। विच वन ऑफ द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो जो ऐसा मिले वो करेक्ट हो जाए, ये करेक्ट नहीं है। ये देखो आया बेंट हुआ है, ये करेक्ट है, ये नहीं है। देखो ये आया इधर बेंट हुआ जरूर, लेकिन इधर नहीं बेंट होना चाहिए था, इसको इधर जाना चाहिए था, और यहाँ यहाँ पे इसको बेंट होना चाहिए था, बेंट हुआ नहीं है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, बस यहाँ बेंट हुआ है, यहाँ बेंट नहीं हुआ है। सबसे करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, समझो और आंसर करो। पढ़ो समझो आंसर करो। बहुत सिंपल है, फिजिक्स का लाइट का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन वो छाटे हुए क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए चीजों को ध्यान से समझो, पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है, यू आर गिविंग वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, which of these media a ray of light incident obliquely same angle would bend most। कह रहा है कि अगर अगर ये सब चार हमारे पास मीडियम है, जैसे मान लो ऊपर एयर हो गया, ऊपर क्या हो गया, एयर हो गया, नीचे क्या है, एक बार तुम वाटर रख दोगे, एक बार वाटर रख दोगे, ठीक है, और ऊपर तो एयर रहेगा रहेगा, एक बार मस्टर्ड ऑयल रख दोगे, ऊपर तो एयर रहेगा ही रहेगा, एक बार ग्लिसरीन रख दोगे, और एक बार क्या रख दोगे, केरोसिन रख दोगे, केरोसिन रख दोगे। तो करा कि कहाँ पे लाइट ज्यादा बेंड होगा, जहां पे बेंड, कहाँ पे देखो सब डेंसर है, वाटर के रिस्पेक्ट में सब डेंसर है, ज्यादा सब डेंसर है, कौन ज्यादा बेंड होगा तो ये डिपेंड करेगा ना। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहाँ कोई डेटा दिया नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि वाटर ज्यादा डेंसर होता है। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, यहाँ पे लिखा क्या है, कि लिखा क्या है कि कौन सा सेम एंगल पे बेंड द मोस्ट, कौन सा ज्यादा बेंड होगा, बेंड होना मतलब नॉर्मल कौन ज्यादा पास में आएगा, तो जो ज्यादा डेंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो बेंडिंग होता है, जो बेंडिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसर के, ठीक है। जो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें ज्यादा लाइट बेंड होगा। हमें हम ऐसे कैसे बता सकते हैं बिना किसी डेटा का, सही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता, एक बार हमने ये बताया था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके किसके, डेंसर के। ज्यादा डेंसर होगा, डेंसर नहीं, डेंसर नहीं, उल्टा लिख दिया, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाँ सही तो लिखा था, मीडियम जो है, पहले ये समझो, पहले ये समझो कि जो बेंडिंग होगा किसमें ज्यादा होगा, डेंसर में। जो डेंसर मीडियम होगा उसमें बेंडिंग ज्यादा होगा, या यूं कहो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा, वो ज्यादा बेंड करेगा, वो ज्यादा क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, समझा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल तो होगा बेंडिंग के, तो जिनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड होगा। तो या तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता तब हम बता पाते थे, या फिर हमको डेंसिटी दिया होता तब बता पाते। यहाँ कुछ दिया नहीं है इसलिए इसको बता नहीं पाएंगे, फिर भी ग्लिसरीन करेक्ट आंसर है। आपको चार्ट दिया होगा बुक में, उसको देख लीजिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये डेटा दिया रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, केरोसिन का दे देगा, वाटर का दे देगा, मस्टर्ड ऑयल का दे देगा, ग्लिसरीन का, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ज्यादा होना का मतलब वो एंगल ये कम बनाएगा, अगर एंगल कम बनाएगा तो रिफ्रैक्टिव ज्यादा रहा होगा, मतलब जो एंगल कम बनाएगा वो ज्यादा डेंसर रहा होगा। आप समझ रहे हो, बेंडिंग उसका ज्यादा होगा जो डेंसर होगा, जो डेंसर ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब बेंडिंग हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और डेंसर हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसका बेंडिंग भी ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा मतलब नॉर्मल तरफ वो ज्यादा बेंड होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर है, पहले ये बताओ, इमेज फॉर्मेशन क्लियर है आपने, जो है रेस्ट, हम जानते हैं, अगर आपको पता नहीं बात तो देख लो, समझ लो। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें रेज के लॉ होते हैं, देखो ये पोल बोला जाता है, इसको इसको फोकस बोला जाता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। जो रेज पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, पहला लॉ ये बोलता है।
जो रेज फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, दूसरा लॉ है। ठीक है, तीसरा लॉ ये बोलता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेम पाथ में वापस लौट जाती है। ठीक है, चौथा लॉ ये बोलता है कि जो पोल से जाती है वो पोल से सेम एंगल बना के वापस इधर चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये चार लॉ हैं, ये चार लॉ हैं। ठीक है, आपको ये चारों लॉ पता है? अगर पता तो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पैरेलल गया तो इसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है। पैरेलल रेज जाएगी तो ये ऑप्शन देखो, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होती है, फोकस के बाजू से पास नहीं होती है। पैरेलल जाती तो डबल फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये गलत है। पैरेलल जाएगी तो उसी रास्ते में वापस नहीं हो जाएगी। पैरेलल जाती जब वापस कब होती है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है। जब पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है, पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है। इट इज द करेक्ट। देखो, जो पैरेलल रेज गई वो कहां से पास हुई थी? फोकस से। ये करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता होगा ये लॉ, नहीं पता तो रिवीजन करो कॉपी को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिगर डी। ऐसे क्या हो जाएगा? फिगर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। इसे देखो, ये लेंस के बारे में दिया है। लेंस के बारे में लॉ पता होना चाहिए, लेंस का भी लॉ पता होना चाहिए। नहीं पता तो जान लो, नहीं पता जान लो। इसमें भी क्या होता है, ध्यान समझना। जो रेस पैरेलल जाती है, ठीक है, वो फोकस से बैंड हो जाती है। F1 बोलो इसको, या इसको F2 बोलो, या 2F2 होता है। ये F1 होता है, यहाँ पे 2F1 होता है। ये पहला लॉ है। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड लॉ क्या होता है? कहता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, तीसरा लॉ क्या बोलता है? तीसरा लॉ ये बोलता है, क्या बोलता है तीसरा लॉ? तीसरा लॉ ये बोलता है जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। ये तीन लॉ है किसके किसके? लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो अब मिलाते हैं। फोकस से गई तो ये पैरेलल हो जाना चाहिए था, ये निकला नहीं है। फोकस से गई पैरेलल हो गई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोकस से गई बेंड हो गई, नहीं। फोकस से गई इधर वापस हो गई। फोकस से गई सीधे निकल गए, नहीं। फोकस से गई पैरेलल हो गई, कौन है? ये वाला ऑप्शन सही है। फोकस से गई पैरेलल, देखो, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है। फिगर ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो फिगर पे बेस भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखो चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 18 क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ एक बार टाइम देख लेते हैं। ठीक है, 2 बज गया। ठीक है, आधे घंटे और देखते हैं। ध्यान दो, क्या रहा है? अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। मैजिक मिरर के सामने खड़ा है, कोई जादुई मिरर है, तिलिस्मी मिरर जिसको बोलते हैं। सी बेंड्स द लार्ज ऑफ हर हेड बिगर। ठीक है, सी फाइंड्स, बेंड्स नहीं फाइंड्स, सी फाइंड्स इमेज ऑफ हर हेड बिगर। उसका जो हेड है वो बड़ा दिख रहा है, बिगर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा। एंड द मिडिल पोर्शन मतलब ये पार्ट पूरा, ये जो मिडिल पोर्शन है ये क्या दिख रहा है? और बॉडी सेम साइज, सेम साइज दिख रहा है, जितना बड़ा है उतना बड़ा दिख रहा है। सेम साइज है, सेम साइज का। बात समझ में आ रहा है? सेम साइज। एंड दैट ऑफ लेग स्मॉलर, जो पैर है इसका छोटा दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? स्मॉलर दिख रहा है। बात समझा? पेट बड़ा दिख रहा है, जो मिडिल पार्ट है वो क्या दिख रहा है? सेम साइज का। और जो लोअर पार्ट है वो क्या दिख रहा है? स्मॉलर दिख रहा है। ये बात समझ में आता है? ये बात समझ में आता है? द फॉलोइंग इज ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फॉर्म टू टॉप, फ्रॉम द टॉप। टॉप से कौन सा, मतलब पहले कौन सा होगा फिर कौन सा, ऑर्डर बताना है। कौन कौन सा मिरर लगा होगा उस मैजिकल मिरर में। पहले एक बात समझ लो, हमने बताया था पीछे कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये बड़ा दिखाता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है ये छोटा दिखाता है, जो प्लेन मिरर है ये इक्वल टू दिखाता है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा ये। इसको बड़ा दिखाने के लिए कॉनकेव होगा, क्या रहा होगा? कॉनकेव रहा होगा। ठीक है, सेम दिखाने के लिए प्लेन प्लेन रहा होगा, प्लेन मिरर रहा होगा। छोटा दिखाने के लिए क्या रहा होगा? छोटा के लिए क्या रहा? कॉन्वेक्स। क्या रहा होगा? कॉन्वेक्स। उस मैजिकल मिरर में 3 मिरर लगे होंगे, ऊपर कॉनकेव, मिडिल में प्लेन, नीचे कॉन्वेक्स। कौन सा है? कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। समझा? थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। क्या है? थर्ड ऑप्शन है। समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझो। लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेट इन्फिनिटी
बी द हाईली डिमिनिश्ड, कहा कि इनमें से किसमें, कॉनकेव मिरर में कि कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉनकेव लेंस में कहां पर रखा जाएगा, ठीक है। देखा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनिटी will be highly diminished and point size. The image of an object placed at infinity, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, तो इनमें से किसमें जो है उसका इमेज क्या बनता है, पॉइंट साइज बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। तो हर जगह बनता है ना। देखो जब कॉन्वेक्स, जब कॉनकेव मिरर में तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो ये सब कन्वर्ज होती है, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस बनता है और पॉइंट फॉर्म बनता है। तो ये तो रहेगा रहेगा। कॉन्वेक्स देख लो, कॉन्वेक्स के केस में देख लो, कॉन्वेक्स में भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो लाइट कैसे आती है, लाइट पैरेलल ही आती है, लाइट इससे ये डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। बट हमें इसका वर्चुअल इमेज मिलता है कहाँ पे, जिस पॉइंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब यहाँ भी वर्चुअल इमेज बनता है पॉइंट साइज का। इनफाइनाइट में चाहे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में रखा हो, हमेशा पॉइंट साइज का इमेज बनता है। सिमिलरली जब कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो रेज पैरेलल आती है, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस बनता है पॉइंट साइज का। ऐसे ही कॉनकेव लेंस में भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होता है तो लाइट रेज पैरेलल ही आती है, डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन जब उसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे आके मीट कर जाती है, वहां पे कैसा इमेज बनता है, पॉइंट साइज का। मतलब सब में, अगर चाहे कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो हर एक में जो इमेज बनता है वो पॉइंट साइज का ही बनता है। हाँ बनता है, फोकस बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस सब हो जाएगा, डी ऑप्शन। सब में बनता है, सब में। ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज हमेशा पॉइंट साइज का सब में बनेगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो। 20वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा कि एट व्हाट डिस्टेंस, एक मिनट पेन ले लिया जाए। देखो 20 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रहा है, जो बोले तुरंत बना लिया करो, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाएगा, द इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। कह कि इमेज सेम साइज का बने तो तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पे फोकस होता है फर्स्ट फोकस, यहाँ पे उसका फर्स्ट कर्वेचर होता है, यहाँ सेकंड फोकस, यहाँ सेकंड कर्वेचर होता है, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस बोला है ना, कॉन्वेक्स लेंस बोला है। देखो कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इसका इमेज क्या सेम साइज का बने। तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, अगर उसने इमेज कौन सा पढ़ा होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या 2f1 पर रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। देखो लाइट रेज ऐसे जाती है तो फोकस से पास होती है, जो लाइट रेज ऐसे जाती है वो सीधा निकल जाती है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, अगर उसको फर्स्ट मतलब ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस पर रखा जाए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो। देखते इसने क्या लिखा है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, बियॉन्ड तो नहीं रखा, बियॉन्ड मतलब उसके पीछे, फोकस के ट्वाइस के पीछे नहीं, एट द प्रिंसिपल फोकस नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, दिस इज द करेक्ट। फोकल लेंथ के अगर ट्वाइस पर रखेंगे, ट्वाइस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ट्वाइस होता है किसका, फोकस का। अगर फोकस के ट्वाइस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, या यूं कहो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक है। लेंस के अदर साइड बनेगा, बिहाइंड द लेंस या बियॉन्ड द लेंस बनेगा। बियॉन्ड द लेंस की बात भी किया है हमसे, देखो लिखा है ना सेम साइज ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। लिखा है ना, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस, at what distance from the convex lens should the object placed to get an image same size, कहाँ रखा जाए, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो कहाँ रखा जाए, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे सेम साइज का इमेज बने तो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकस पर रखा जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकस पर रखा जाएगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, 21 क्वेश्चन, ध्यान समझना कि कहानी क्या बोल रहा है। देखा कि हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट,
हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। एक बात समझ ले, एक बात समझ लो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम कंसेप्ट पे जाएं तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना। ठीक है, ये क्या है? इंटरफेस है। यहाँ देखो मीडियम फर्स्ट है और यहाँ मीडियम क्या है? सेकंड है। ध्यान से समझना, हम समझाने के वाले बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये देखो क्या है आपका? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। जब लाइट रेज हमारा फर्स्ट मीडियम से, ये मान लेते हैं रेयर है, ये मान लेते हैं डेंसर है, ठीक है, सेकंड मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल तरफ बेंट हो जाती है। बात समझ में आया? नॉर्मल तरफ क्या होती है? बेंट हो जाती है। अच्छा अच्छा, अब ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकला, तुम बोलोगे सर रिफ्लेक्टिव मीडियम सेकंड का निकला। जिस भी मीडियम में लाइट सेकंड टाइम में जाती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है। लाइट सेकंड टाइम में किसमें गई? मीडियम सेकंड में। लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये निकलता है। अगर एंगल वाइज बात करेंगे तो लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर, अभी बताया था पीछे, साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। लेकिन अगर स्पीड वाइज बात किया जाएगा, स्पीड वाइज बात किया जाएगा तो स्पीड वैसे ही लिखा जाता है, मीडियम फर्स्ट का स्पीड अपॉन मीडियम सेकेंड का स्पीड। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है स्पीड वाइज क्या होता है? ऐसा लिखा जाता है। बस समझना, स्पीड वाइज उल्टा रहता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाइज सीधा। तो देखो ध्यान से, इसको पढ़ते क्या थे? हमने भी अभी हमने देखा था, इसको क्या पढ़ा था? इसको पढ़ा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। मीडियम टू, जिस भी लाइट में सेकेंड टाइम लाइट एंट्री करती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता है टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो लेकिन देखो लाइट मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकला है? इस मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में जाती है, किसमें गई? सेकेंड में, तो सेकेंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकला है। लेकिन स्पीड वाइज देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकला है, मैं उसको नीचे लिखा हूँ स्पीड के तौर पे। तो देखो इस रेसिप्रोकल है कि नहीं? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उसका स्पीड नीचे है। बात समझ रहे हो? वही बोला गया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, आगे देखो, आगे देखो। देखो, obtained an expression for the refractive index of the medium with respect to another terms speed of light reach to media। समझा क्या लिखा है? obtained an expression for refractive index of medium with respect to another in terms of speed। यही सेम कहानी तो है, यही चीज करना था तुमको। पहले बता था कैसे रिलेटेड है, तो ये बता दे ऐसे रिलेटेड है। अरे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के स्पीड के फॉर्म में। तो एक मीडियम में स्पीड v1 था, दूसरे मीडियम में स्पीड v2 है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकलेगा। तो लिख देंगे रिफ्लेक्टिव मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसे केस में जिस मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में जाती है रिफ्लेक्टर उसका निकलता जरूर है, लिख दिया, लेकिन स्पीड उसी मीडियम के नीचे रहेगा जिसमें सेकेंड टाइम में गई रहेगी। ये हमने बात लिख दिया, इसका ये फुल आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 22 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, ये एक बात जो ये है, किसी एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो वहां पे लगता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ मैं तुमको दो बातें इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, एकदम आंख कान खोलकर एकदम बैठो यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो। एक बात हमने तुमको पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से पूरा कहानी सुन लो। मैंने तुमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया था, मैं तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताया था अभी, इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से भी दिखाते हैं या फिर एन से दिखाते हैं, हम लोग एन से दिखाया करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायरेक्ट, जो स्नेल्स लॉ से आता है। किससे आता है? स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ से आता है। वो क्या आता है? ध्यान सुनना। स्नेल्स लॉ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो कैसे निकलता है? जब लाइट रेज फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंट्री करती है, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है। वो नॉर्मल से क्या करती है? कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। ये नॉर्मल है, आप समझ पा रहे होंगे नॉर्मल के बारे में, ठीक है। नॉर्मल कुछ ना कुछ एंगल बनाती होगी। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता है वो मीडियम फर्स्ट है
ये मीडियम सेकेंड है। बात समझा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वन जो आता है वो आता है साइन आई बाई साइन आर। क्या आता है? साइन आई बाई साइन आर। जिस भी मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम एंट्री करती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ये पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया स्नेल्स के लॉ पे या यूं कहो कि एंगल के बेसिस पे। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ध्यान देना, जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ टू मीडिया, स्पीड ऑफ टू मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड, दो मीडियम के बेसिस पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात चल रही है। तो जैसे मान लो ये पहला मीडियम हमारा था, ध्यान से समझना, स्पीड में उल्टा चलेगा। जैसे मान लो लाइट हमारा आई फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम एंट्री की, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, क्योंकि ये रेयर था, ये डेंसर था, हम यही केस लेके चल रहे हैं। यहाँ एंगल से बात नहीं चलेगी। मान लेते हैं इसमें स्पीड v1 था, इसमें स्पीड v2 था, मैं स्पीड वाइज बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है हमेशा तो मीडियम टू का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। जिस भी मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसी का निकलेगा। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। स्पीड वाइज लिखेंगे तो जैसे लाइट गया वैसे लिखा जाएगा, v1/v2 लिखा जाएगा, v1/v2। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसकी स्पीड नीचे लिखी जाएगी, स्पीड नीचे लिखी जाएगी। ये थोड़ा उल्टा चलता है, इसलिए स्पीड वाला को ध्यान रखना। तो ये हमारा स्पीड के बेसिस पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके बेसिस पे हो गया? स्पीड के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे था? ये एंगल के बेसिस पे था। थर्ड आता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान समझना इस बात को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेसिकली, देखो क्या किया जाता है इसमें, क्या कहानी होता है, ध्यान देना। इसमें होता क्या है ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं किसी मीडियम का निकालते हैं। किसी मीडियम का, देखो ऊपर तो एयर होता है, फिक्स्ड है, एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो। ऊपर का तो फिक्स्ड है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं सी, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ऊपर का मीडियम ठीक है। नीचे क्या है? अगर हमको ग्लास का चाहिए तो नीचे ग्लास रख दिया जाएगा, अगर हमें वाटर चाहिए तो वाटर रख दिया जाएगा, अगर हमें केरोसिन चाहिए तो केरोसिन रख दिया जाएगा। बात समझो, कहानी क्या है? अगर हमारे लाइट रेज एयर से, सुनना ध्यान से, अगर हमारे लाइट रेज एयर से जिस भी मीडियम में जाती है, एयर से बोलो या वैक्यूम से बोलो, जिस मीडियम जाती है, अगर ग्लास में जाएगी तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अगर एयर से या वैक्यूम से जाएगी वाटर में तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अगर एयर से या वैक्यूम से जाएगी केरोसिन में तो केरोसिन का निकलेगा। डायमंड में जाएगी एयर से तो डायमंड का निकलेगा। आप समझा? तो लाइट रेज वैक्यूम से जिस भी मीडियम में जाएगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी मीडियम का निकलता है। किसका निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकलता है। तो लिखूंगा ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एम मतलब मीडियम, तो निकलता है सी बाई वेलोसिटी इन मीडियम। मतलब ऊपर तो सी फिक्स्ड है, ऊपर तो एयर में स्पीड होगा या वैक्यूम में स्पीड होगा तो फिक्स्ड है, इसको सी बोलते हैं। नीचे जिस भी मीडियम में जाएगी उसका स्पीड लिखा जाएगा और उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। मैं बता चुका हूं, जिस भी मीडियम में लाइट सेकेंड टाइम में जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो फिक्स्ड है, नीचे अगर वाटर रहेगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव निकलेगा, और ग्लास रहेगा तो ग्लास का निकलेगा। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऐसा लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम जो होता है वो सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात समझ में आ रहा है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा गया होगा, ये मतलब ग्लास, मतलब लाइट, जो लाइट रही होगी वो वैक्यूम से कहाँ गई होगी? ग्लास में गई होगी। लो, अगर इस हम लिख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब लाइट वैक्यूम से कहाँ गई होगी? वाटर में गई होगी। बात समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये सब जो जितने भी रिफ्लेक्टेड निकाले गए हैं ना, तो वाटर कितना होता है, डायमंड कितना होता है, वो कैसे निकाला गया होगा? इसी के बेस पे निकाला गया होगा। ये तरीका है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं उसको भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। अगर तुमसे पूछे कोई कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोला इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसा लिखा करेंगे। किस लिए लिखा करेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ उस मीडियम का बताने के लिए। समझा? अब आता है नेक्स्ट। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट था, ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट हमारा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ जाएंगे आप। ठीक है, इसे ऐसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ऐसे मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा, मीडियम टू का नीचे रहेगा। ऐसे चलेगा। जो तुम पीछे समझो उसको कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा अलग चलता है, इसलिए इस पर ध्यान देना। अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के इस पर निकाला जाएगा, ये दोनों अलग अलग मीडियम है, तो होता है फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। मतलब ऐसे, अगर मैं पूछूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो नीचे रहेगा, बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो NGW जो होता है इक्वल होता है 1 अपॉन, रेसिप्रोकल करेंगे तो पलट जाएगा, NWG हो जाएगा। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप दिमाग में रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले आप दिमाग में रखेंगे। मतलब ये तो रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ही, ये तो मेन फार्मूला है। इसी से अगर हम बोले आपसे कि N21 कितना हो जाएगा, 1/N12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी रिजल्ट आप रखेंगे। ये किससे आया हुआ है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आया हुआ है। ये बात एक ध्यान से रखेंगे, बस इतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे सिलेबस में है। अगर स्पीड पूछा रहेगा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, स्पीड पूछ रहा है कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, तो एब्सोल्यूट वाला लगा देना। अगर कह रहा है एंगल दिया तो ये लगा देना। अगर बोलेगा कि एक मीडियम में स्पीड इतना है, दूसरे मीडियम में इतना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो सेकंड मीडियम का, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ये सब तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत रेयर लगता है। रेयर कब लगेगा? जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया जाएगा। इसका जो कहानी मतलब डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। बाकी क्या था? ये स्पीड का रेशियो था, ये एंगल का रेशियो था, ये भी स्पीड का रेशियो था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाला जाता है, स्पीड का नहीं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। इस बात को तुम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दिया हमने। मैं इधर की बात इरेज करने वाला हूं क्योंकि हमको लिखने के लिए काम आएगा। उन सब का यूज होगा, मैंने इसलिए उस दो को मिटा नहीं। इन सब का इस क्वेश्चन में यूज है, इसलिए ध्यान से देखो, मैंने इरेज नहीं किया चीजों को। क्वेश्चन देखना, समझना। तरह की द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, क्या बोला है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड को मैं डी से दिखा रहा हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, किसके रिस्पेक्ट? ग्लास के, तो ऐसे लिखूंगा। तो देखो ये रिलेटिव वाला पार्ट है कि नहीं है? अगर एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया जाएगा, एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, स्पीड नहीं बोल रहा मैं, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब दूसरे के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया जाएगा तो क्या किया जाता है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगाया जाता है। वही लिखा है कि इज 1.6, ये दिया है 1.6। ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? मतलब अगर हम इसको कायदे से लिखें तो एन बी अपॉन एन जी जो दिया है वो कितना दिया है? 1.6। फिलहाल के लिए क्वेश्चन फर्स्ट रख ले रहा हूं मैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, ध्यान समझनी। ठीक है, और फिर एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब एनजी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दिखाते हैं? एनजी दिखाते हैं, ग्लास का एनजी, वाटर का एनडब्ल्यू, मीडियम का एन एम। दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो? तो दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ग्लास कितना दे दिया है? 1.5। ये कितना दे दिया? 1.5 दे दिया है। ठीक है, आगे फाइंड द एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पूछ रहा है, मतलब डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया था ना, डायमंड का ग्लास के रिस्पेक्ट 1.6 हमने ये दिया था। इसको मैं जब लिखा एब्सोल्यूट वाले के सॉरी रिलेटिव वाले के केस से, तो जिसका निकालना था ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट नीचे लिख दिया ऐसा, ये दिया था। अब देखो एनजी को वैल्यू दिया है, यहाँ रख दिया जाए तो एनडीडी नहीं निकल जाएगा। इसको मानो इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू इसमें रख दो, लिखेंगे पुट एनजी इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो जरा, तो देखो एन डी अपॉन एनजी, एनजी की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू ये कितना है 1.6, अच्छा इक्वल टू है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6। बात समझ में आ रहा है? हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा, डायमंड कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बस कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है, मतलब आप निकाल चुके हैं। तो एनडी हमारा कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव डायमंड कितना हो जाएगा, पहले तो 16 इंटू 15 लिख करके नीचे 100 लिख सकते हैं, 2 पे डेसिमल था तो हमने 100 कर दिया। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अब इसका काम ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो 15 छक्का 90, जीरो 9 आ गया। अब 15 का 15, 15 9, 9 5 14, 24 हो गया, 240 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? ये डायमंड का आ गया एनडी, क्लियर है बात? और नीचे 100 तो हैया है, एक बार मिला लेते हैं, मल्टीप्लाई से 15 छक्का 90 का, जीरो हाथ में 9, 15 का 15 9, 9 5 14 24, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड डायमंड कितना आ जाएगा 2.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखो कितना सिंपल है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता ना होता आप कैसे लगाते इसको, तो इसलिए यहाँ पे देखो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगा है और ये क्या है एब्सोल्यूट है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। तो लिखा क्या था, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव ऑफ डायमंड, तो डायमंड का कितना हो जाएगा 2.4। समझ में आ रहा है? डायमंड सबसे हार्डेस्ट मेटल है, ठीक है, मेटल कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्सटेंस बोल सो सब्सटेंस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 2.4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आने के बहुत चांसेस है। ये क्वेश्चन बताने के लिए हमने आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पूरा केस समझा दिया है, क्लियर है? आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, लिखा क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तुरंत डायग्राम बना लिया करो। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ये निगेटिव रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स है, इसका ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है। अच्छा, कैन प्रोड्यूस मैग्निफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज, समझा? अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये वर्चुअल इमेज भी बना रहा है और रियल इमेज भी बना रहा है। अब मैग्निफाइड है तो देखो इस केस में वो मैग्निफाइड, वर्चुअल रियल की बात छोड़ो, मैग्निफाइड किस केस में बनाते हैं पहले इसको देख लेते हैं। मैग्निफाइड इमेज किस केस में बनाता है, देखो यहाँ पे फोकस का फर्स्ट फोकस है, यहाँ पे उसका ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, रबड़ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि जरूरी है समझाना, और क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को समझाना थोड़ा जरूरी है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, मैं समझाने क्या वाला हूँ। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगा तो देखो इसी के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। ये पहला केस है जिसका इमेज यहाँ बन गया, फर्स्ट केस का F1 डैश दिखा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे रखोगे इन्फिनाइट बनेगा, इसका कोई मतलब है नहीं। जब इनके बीच में रखता हूँ, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तब जब CF के बीच में रखता हूँ C के पीछे, तो इधर बनता है, देखो यहाँ पे F2 है, ये 2F2 है। जब मैं F1 2F के बीच में, मतलब F और C के बीच में रखता हूँ, 2F के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, यहाँ पे बड़ा बनेगा। ये क्या है, ये थर्ड केस है, 3 डैश, ये 3 है ना, ये 2 है, ये थर्ड केस था। बाकी इस पे रखोगे तो बराबर बनेगा, इसके पीछे को छोटा, जैसे हम 2F के पीछे छोटा बनेगा, 2F बराबर बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाइड बनना है, बड़ा बनना है, तो दो ही केस है, दो ही केस है। एक तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखूंगा, तब वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर
एंड फर्स्ट फोकस के बीच में रखूंगा, बिटवीन, तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है, मैग्नीफाइड बनेगा। ये पहला केस है। दूसरा केस कहाँ है, जब बिटवीन रखूंगा मैं F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में रखूंगा, तब हमें कहाँ मिलता है, कहाँ इमेज मिलता है, F2 के पीछे, तो F2 के पीछे मिलता है, और रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड मिलेगा। ये बात समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? मतलब दो केस ऐसे हैं, तो हमसे ये पूछ रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ दे दिया कितना, -20 सेंटीमीटर। फोकल उल्टा लिख दिया हमने, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स का नेगेटिव नहीं लिया जाता है। बाकी कहानी सही है, फोकल लेंथ के बारे में, जो फोकल लेंथ दिया है 20 ना, तो कॉन्वेक्स का फोकस इधर होता है, इमेज इधर बनता है तो फोकस इधर लिया जाता है, ये प्लस रहेगा। आगे देखो, प्रोड्यूस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बनेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, सही है, मैग्नीफाइड वर्चुअल। एज वेल रियल इमेज, रियल इमेज अगर बनेगा और मैग्नीफाइड चाहिए तो कहाँ रखना पड़ेगा, F1 और 2F1 के बीच में। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ रखेंगे तो 2F2 के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यस, इसका आंसर है यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इफ यस, वेयर सेल बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ईच केस ऑब्टेनिंग दीज इमेज, कहाँ कहाँ रखेंगे हमने ये बता दिया, कहाँ कहाँ रखा जाएगा। आप ऐसे डायग्राम बना के आप सेपरेटली अलग अलग डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, मैंने एक ही में दिखा दिया है। ठीक है, आप दो केस ले लीजिएगा, जब पोल और फोकस बीच में रखिएगा तो पीछे दिखा दीजिएगा, बोलिएगा वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा केस बनाइएगा, ऑब्जेक्ट जब F1 और 2F1 के बीच में रखिएगा, वो इमेज कहाँ दिखाइएगा, 2F2 के पीछे बड़ा दिखाइएगा। दो केस आप अलग अलग दिखा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, फुल आंसर हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको जो इमेज फॉर्मेशन स्कूल में सिखाया गया ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए चीजों को, तब आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, समझो और ट्राई करो करने का। लिखा क्या है, लिस्ट टू पॉसिबल वेज इन विच कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, स्टेट द डिफरेंस इन एनी बिटवीन दिस टू इमेज। तो देखा, लिस्ट टू पॉसिबल वेज इन विच कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखो, दो केस में जो है, करा कि राइट एनी टू पॉसिबल, लिखा ना, लिस्ट टू पॉसिबल वेज, दो वेज बताना है। अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बड़ा बनना चाहिए, बोला है ना, इमेज जो है मैग्नीफाइड बनना चाहिए। तो सेम केस, जो भी लेंस में केस लिया तो वही केस हुआ है। देखो, मैग्नीफाइड देखो दो ही केस बनता है, अभी बताया वही केस दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा, ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा। पहला केस में क्या होता है, ये फर्स्ट केस है, मैं इसको 1 डैश से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड केस में मैग्नीफाइड बनेगा, लेकिन बहुत हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगा, तो उसकी बात ही नहीं करना है। हाईली मैग्नीफाइड नहीं लिखा है, बस बोला है मैग्नीफाइड, तो सेकेंड केस की बात नहीं की, सेकेंड केस पे इन्फानाइट बनता है, इन्फानाइट बनता है, ये इन्फानाइट है। ठीक, जब थर्ड केस में रखूंगा, जब तीसरा केस यहाँ रखूंगा ऑब्जेक्ट को, ध्यान देना, जब तीसरा केस पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इसका इमेज जब CF के बीच में रहता है, C के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। ये 3 डैश है, ये बात समझ पा रहा हो, 3 लिख रहा हूं, मतलब 3 का इमेज 3 डैश है, 1 का इमेज 1 डैश है, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जब C पे रखूंगा तो C पे ही बनेगा, बराबर बनता है, ये तो बड़ा बनेगा नहीं। इसके पीछे रखूंगा तो छोटा बनता है, इनके बीच में छोटा बनता है। ये आपको बात पता है, ये चौथा पोजीशन है, ये पांचवा पोजीशन है, ये 5 डैश है। ये बात समझ में आ रहा है? तो बड़ा कहाँ बना, बड़ा तो दो ही केस में बना ना, बड़ा दो ही केस बना। जब ऑब्जेक्ट को पूरा फोकस के बीच में रखेंगे तब इमेज बड़ा बनेगा, या फिर जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तब C के पीछे बड़ा बनेगा। दो ही केस में बड़ा इमेज बन सकता है, तो वही लिखा है, लिस्ट टू पॉसिबल वेज इन विच कॉन्केव मिरर जो है कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, रखा जाके कि मैग्नीफाइड इमेज देगा। पहला आंसर ये हो गया, पहला पेज ये हो गया कि बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, ये दो केस पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। स्टेट द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द टू इमेज, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो इसकी इमेज कैसा बनेगा, रियल,
एंड इन्वर्टेड, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। मैग्नीफाइड तो दोनों बनेगा, लेकिन पहले केस में वर्चुअल इरेक्ट बनता है, स्पेशल केस वाला जो रहता है, और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो रियल इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ में आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2014 में आया भी है, ठीक है, 2025 में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी कहानी बाद में किया जाएगा, टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं क्या है, 40 हो गया। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन लास्ट है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, तो आपसे ध्यान से देखें। लिखा कि द इमेज फाउंड बाई कॉनकेव मिरर, किस मिरर की बात किया जा रहा है, कॉनकेव मिरर, जिसकी बात की जाए तुरंत डायग्राम बना लो, कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर में कभी भी डायग्राम मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनता, केवल एक केस को छोड़ करके, केवल एक केस को छोड़ करके। देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। ये पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन पोल एंड फोकस, तब जाके इसका वर्चुअल इमेज बनता है। देखो जब पैरेलल जाता है फोकस पास होता है, और जो यहाँ जाता है वो निकल जाता है ऐसे, तो जब हम इसको मिलाते हैं, जब इसको बाहर मिलाते हैं, पीछे मिलाते हैं, तो यहाँ मिल जाता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है। बात समझ में आ रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो लिखा गया है कि द इमेज फाउंड बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज जो होता है वर्चुअल इरेक्ट नॉर्मली तो नहीं बनता है, एक स्पेशल केस में होता है, स्पेशल केस में होता है जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया जाता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया जाता है बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, ऐसे केस में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। किस केस में, किस केस में, किस मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर केस में। आगे, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सही बात है, ये पहला केस है, इकलौता केस है कॉनकेव मिरर में, केवल एक ही केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, अदरवाइज सारे केस में रियल इन्वर्टेड बनता है, रियल इन्वर्टेड 6 केस बनता है इमेज का। ठीक है, ये पहला केस इकलौता केस है जिसमें जब ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड बोल दो, मैग्नीफाइड बोलो या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलो, इमेज ऐसा बनता है। ठीक है, वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी रिलेटेड टू द मिरर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये लिख दिया। ड्रा द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी बना दिया हमने, सारा आंसर एक ही बार में दे दिया, समझा, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन। ठीक है, आप 26 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे सेकंड वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने ध्यान से समझा होगा, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लिया है और आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब ध्यान से ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और है, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको देख करके, इतना आपको मटेरियल दे दिया है, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दिया, आपको इमेज फॉर्मेशन बता दिया है, आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता दिया है, सोचना सिखा दिया है, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो डायग्राम बना के करना है ये बता दिया है। तो इस बेसिस से आप ट्राई करिए, का आपसे क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। जो डाउट आएगा आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मैं इसके बाद लेके आऊंगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो वीडियो लेके आऊंगा। ये लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई मैं पूरी तरीके से आपको कैप्चर करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप बस बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।